गोपालगंज में किशोर नाम का एक किसान अपनी पत्नी माधवी और दो बेटियों नेहा और स्नेहा के साथ रहा करता था। किशोर अपने खेत में सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जी। जो आएगा वो खाएगा और जो नहीं आएगा वो पछताएगा। अरे किशोर भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। जिसने तुम्हारी हरी ताजी सब्जियों को नहीं चखा वो तो सचमुच पछताएगा। चलो अब मुझे 1 किलो पालक, 1 किलो मूली और हाँ 1 किलो ये मेथी तोल दो भैया। हाँ किशोर भाई, आपके खेत की सब्जियां तो पूरे बाजार में सबसे ताजी और फ्रेश होती हैं। मुझे ना आप 1 किलो सीताफल, 2 किलो टमाटर और साथ में प्याज भी तोल देना। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी सब्जियां तोल देता हूँ। किशोर अपने खेतों की खूब देखभाल करता और उनमें तरह तरह की सब्जियां उगाकर बाजार में बेचता। सर्दियां अब जा चुकी थी और गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। गर्मियों के मौसम में किशोर जब भी काम के लिए घर से निकलता तो उसकी पत्नी उसको ठंडा ठंडा सत्तू बना कर देती। अरे माधवी, अगर तुम्हारा सत्तू बनकर तैयार हो गया हो तो मुझे जल्दी से दे दो। सूरज सर पर चढ़ाया है और मुझे बाजार जाने के लिए देर हो रही है। जी अभी लाई। कितना टाइम लगा दिया तुमने। तुम्हें पता है ना, ग्राहक के आने का टाइम हो गया है। जी वो मैं पड़ोस में जो प्रिया मैडम है ना, उनके यहाँ से बर्फ लेने गई थी। आपको पता है उनके घर में तो फ्रिज भी है और एसी भी। जब मैं उनके घर गई तो अंदर एसी चल रहा था। मुझे तो ऐसा लगा मानो मैं राजस्थान से कश्मीर पहुंच गई हूँ। ओए होए, कितना मजा आ रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। काश कि अपने घर में भी एक एसी होता। माधवी, अगर सपने से बाहर आ गई हो तो मुझे सत्तू का गिलास पकड़ा दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, वैसे खुली आंखों से सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। देखो देखो है? किशोर अभी घर से निकल ही रहा होता है कि तभी धरती में एक तेज कंपन होता है और जमीन में दरार आने लग जाती है। किशोर को समझते देर नहीं लगती कि ये भूकंप है। वो जल्दी से अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर खुले मैदान में चला जाता है और इस भूकंप में आधे से ज्यादा गांव तबाह हो जाते हैं। किशोर अपने परिवार के साथ सही सलामत बच तो गया था, लेकिन इस भूकंप में उसका सब कुछ तबाह हो चुका था। मई महीने की भीषण गर्मी में किशोर अपने परिवार के साथ यहाँ से वहाँ नंगे पैर भटकता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी बेटी नेहा उससे कहती है, माँ बाबा, मेरे पैर इस धूप में जल रहे हैं, मुझसे और नंगे पांव नहीं चला जा रहा। हाँ बाबा, मेरे पांव भी इस धूप में बहुत जल रहे हैं। नहीं बेटी, तुम मेरी गोद में आ जा और माधवी, तुम स्नेहा को उठा लो। इसके बाद वो दोनों अपने बच्चों को गोद में उठाकर चलने लगते हैं। काफी देर तक धूप में चलने के कारण उनके पैरों में मानो अंगारे के चटके लगने लगते हैं और पाँव में छाले तक पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू की धारा लिए वो दोनों चलते जा रहे थे। कुछ देर बाद वो एक नदी किनारे रुककर पानी पीते हैं और फिर एक बड़े से पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक ही झटके में हमारी सारी दुनिया ही उजड़ गई। इतने सालों की मेहनत सब बेकार हो गई। अब हम और हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम सबको कौन संभालेगा? हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने बच्चों की खातिर हम खूब मेहनत करेंगे। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इसके बाद किशोर और माधवी दोनों ही एक अमीर आदमी के यहाँ काम ढूंढ लेते हैं और उसके यहाँ नौकरों का काम करने लगते हैं। उस अमीर आदमी का नाम सेठ राजपाल होता है और वो अपनी पत्नी नयनतारा और बेटे रोहन के साथ रहता था। उनका एक बड़ा सा बंगला था जिसमें जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। घर में 8 कमरे थे और सभी में एसी लगा हुआ था। यहाँ तक उनकी रसोई में भी एसी लगा हुआ था। किशोर उनके घर में साफ सफाई का काम किया करता था, जबकि माधवी उनके लिए खाना बनाया करती थी। एक रोज नेहा और स्नेहा भी अपने माता पिता के साथ सेठ जी के बंगले पर आती हैं। तभी वो दोनों रोहन के कमरे के बाहर खड़े होकर चुपके से देखती हैं। रोहन, ये लो बेटा, ये रही आपकी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और ये पिज्जा। अब आप आराम से बैठकर टीवी देखो। और ये लो, अब मैंने एसी भी ऑन कर दिया। और हाँ, इन सब के बाद आपको स्टडी भी करनी है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके मॉम, मैं सब समझ गया। आप बार बार मुझे एक ही बात मत बोला करो। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। ओके बाबा। अच्छा, अब एसी ऑन है, अब ज्यादा ठंड लगे तो इसे बंद कर देना। ओके ओके मॉम। इसके बाद नयनतारा वहाँ से चली जाती है। उस कमरे से ठंडी ठंडी हवा बाहर भी आ रही थी, जिसका आनंद नेहा और स्नेहा ले रहे थे। वाह यार स्नेहा, कि रोहन तो कितना भाग्यशाली है, इसके कमरे में तो एसी लगा हुआ है। हाँ नेहा, काश हम भी एसी में रह पाते। तभी रोहन की नजर उन दोनों पर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है,
तुम गरीब फटीचर लोग यहाँ मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर मुफ्त में एसी की हवा खा रहे हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। रोहन उन दोनों को धक्का मारकर गिरा देता है। तभी वहाँ नयनतारा, राजपाल, किशोर और माधवी भी आ जाते हैं। नेहा, स्नेहा बेटी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं माँ, हम लोग ठीक है। तुम दोनों सच कह रही हो ना? हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं, हमें कोई चोट नहीं आई। डैड, आपको पता है ये दोनों फटीचर गरीब कहीं की मेरे रूम के बाहर खड़े होकर मुफ्त में एसी की हवा खा रही थी। ये बात सुनकर राजपाल और नयनतारा गुस्सा हो जाते हैं और किशोर और माधवी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। अरे तुम दोनों ने अपने बच्चों को अक्ल सिखाई है कि नहीं? उन्हें कोई मैनर्स है कि नहीं? इस तरह किसी के रूम के बाहर खड़े होकर मुफ्त में एसी की हवा खा रही है। हमसे गलती हो गई जो तुम्हारे घटिया और गरीब बच्चों को अपने सुंदर से घर में आने दिया। अब इनको बोलो कि जल्दी से यहाँ से रफा दफा हो जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मालकिन, वो क्या तुम दोनों को समझ नहीं आता कि मैंने क्या कहा? जल्दी से निकालो इनको बाहर, नहीं तो तुम दोनों को भी यहाँ से चलता करूंगी और नौकरी पर किसी और को रख लूंगी। बेचारी गरीबी के बोझ के तले किशोर और माधवी नेहा और स्नेहा को वापस झोपड़ी में जाने को कहते हैं और फिर वो दोनों भी बिन कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब उनकी तनख्वाह आती है तो वो अपने लिए किराए का मकान ले लेते हैं। किराए के मकान में पहुंचने के बाद नेहा अपने पिता से कहती है, माँ बाबा, हम किराए के मकान में तो रहने आ गए, लेकिन यहाँ भी तो सिर्फ एक पंखा ही है। क्या हम अपने घर में एक एसी नहीं लगा सकते? हाँ बाबा, हमें भी रोहन की तरह एक एसी वाले कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा में सोना है। माँ भी जब रसोई में हमारे लिए खाना बनाती है तो वो गर्मी में पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। अगर अपने घर में एसी होगा तो माँ को खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और हम सब भी आराम से सो पाएंगे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकता क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते हैं कि हम एसी खरीद सके। हमें माफ कर देना मेरे बच्चों। अरे तुम सब उदास मत हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे एसी के जैसी हवा लगेगी। हालांकि मेरा ये एसी थोड़ा सा देसी और अतरंगी है। इसके बाद माधवी रजाई को गीला करके खिड़कियों पर टांगती है जिससे घर थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों का मुंह उतरा ही हुआ रहता है। अपने बच्चों को उदास देखकर किशोर और माधवी भी उदास हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज नयनतारा अपने गार्डन के पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और नयनतारा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। उसको किडनैप होता देख किशोर और माधवी देख लेते हैं और वो जोर से चिल्लाते हैं, मालकिन! माधवी जल्दी चलो, हम साइकिल में बैठकर उनका पीछा करते हैं। तब तक तुम पीछे बैठकर पुलिस को फोन लगाना। इसके बाद किशोर और माधवी जल्दी से साइकिल में बैठकर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें रोक लेते हैं और किशोर उन गुंडों को खूब पीटता है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। घर पहुंचकर नयनतारा राजपाल और रोहन को सारी बात बताती है। अब उन तीनों को ही अपने किए पर बड़ा पछतावा था। माधवी, मुझे माफ कर देना। अब मैंने तुम दोनों के साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। थैंक यू अंकल आंटी, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। मेरी तरफ से आप दोनों को और नेहा स्नेहा को भी सॉरी। अब किशोर, ये कुछ पैसे रखो, इन पैसों को तुम हमारी तरफ से इनाम समझकर रख लो और प्लीज मना मत करना, हम तीनों को ही अपनी गलती का पछतावा है। इसके बाद वो तीनों ही अपनी गलती की माफी मांगते हैं और किशोर और माधवी उन पैसों से अपने घर के लिए एसी खरीदते हैं। एसी देखकर नेहा स्नेहा बहुत खुश होती हैं। ये अब हमारे घर पर भी एसी है, हम भी ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। सचमुच अब हम भी रात को आराम से सोएंगे। इसके बाद वो तीनों ठंडी ठंडी हवा में एसी में चैन की सांस लेते हैं। भीखू और उसकी पत्नी ममता का एक छोटा बेटा था। भीखू और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक छोटी सी झुग्गी में रहकर गुजारा कर रहे थे। ममता दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो झुग्गी के आसपास ही रुकने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी। एक दिन ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहां भीड़ भी काफी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं। भीखू पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, ये गुब्बारा ले लो भैया। हाँ हेलो, ये गुड़िया कितने की थी? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए ही दे दो।
भीखू 10 रुपए लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ाकर पलटता है, एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही भीखू नीचे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है। भीखू वहीं मर जाता है। भीखू के साथ एक और व्यक्ति जो सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू? बापू आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। ममता सूरज के हाथ से भीखू का अंतिम संस्कार करती है। भीखू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन ममता बेटे सूरज और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, सूरज तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और पेन बेचकर सोनी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब पेन ले लो, 10 रुपए में 5 पेन है, ले लो ना साहब। ले लो बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक महिला ममता के पास आती है। ममता, कल हमें ये झुग्गियां खाली करनी पड़ेंगी। यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए पर एक झुग्गी ले ली है, बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहाँ से लाऊंगी? ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक महिला ऑटो रिक्शा से गिर जाती है। ममता भागती हुई महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चलाया जाता? जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता और उस महिला को अपने ऑटो से उतार कर भाग जाता है। सूरज, जा जल्दी से उन भैया को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राज रानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं। मेरी एक सहायता करो, एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राज रानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राज रानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर राज रानी अपने पति महेंद्र नाथ को फोन पर सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता राज रानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं। और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। ममता राज रानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर राज रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम वहां जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ममता राज रानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्र नाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राज रानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राज रानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राज रानी की बहुत सेवा करती थी।
1 महीने बाद राजरानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, सूरज मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, पर सूरज और सोनी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राजरानी की माँ जैसे सेवा की है बेटा। हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसुओं से भर आती है। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राजरानी के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से ममता महेंद्रनाथ के कारोबार में उसका हाथ बंटाने लगी और उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के सपने पूरे किए।